हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसमें हम कर रहे हैं इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और उसके अंडर क्या है, हमारे पास टारगेट है, कुछ इंडिकेटर्स है, तभी हमने उस टॉपिक को इंडिकेटर में इंक्लूड किया गया है। और जो हमने पिछली वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका एवोल्यूशन पढ़ा था, और इसमें हमने ग्लोबल रैंकिंग देखी थी इंडिया की, और विद जो टॉप कौन सी कंट्री रही है और नेबरिंग कंट्रीज़ की क्या रैंकिंग है SDGs में, और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़े थे। आज की वीडियो में हम डिटेल्स में इन SDGs जितने भी जो 17 गोल्स है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हम कुछ ऐसे फैक्ट्स जो करंट डाटा भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों को कंपेयर करके साथ साथ आपको बताती चलूँगी और कितना अचीवमेंट हुआ है, कितने गोल में हम अचीव कर रहे हैं, वर्ल्ड में हमारे साथ क्या इसकी रैंकिंग है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलते जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा गोल है वो है नो पावर्टी। तो हम देखेंगे कि जो इसकी मोटो जो मैंने हाईलाइट किया वो स्काई ब्लू कलर में किया गया है। तो इसका मोटो है एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। जो टारगेट है ईयर, आपको पता है ये जो गोल सेटअप किए गए थे, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जो टारगेट ईयर है वो 2030 है, और कुछ इंडिकेटर और टारगेट 2020 और 2015 के लिए भी 25 के लिए भी किए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ओवरऑल टारगेट्स है वो हमारे 2030 तक ही है। आज हम अब देखिए जो गोल नंबर 1 है जो नो पावर्टी है, इसका मोटो हमने देख लिया कि जो पावर्टी है हमने हर जगह से रिमूव करनी है। आपको पता ही है पावर्टी जो है बिग प्रॉब्लम है हमारी इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी है। देखिए जो मैं आपको करंट जो डाटा फैक्ट बता रही हूँ वो अपनी नोटबुक में आप नोट करते चले जाना। अब देखिए 1.85 बिलियन जो है वो पीपल जो है, यानी कि 36% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जितनी हमारी कंट्री में, उतने जो पीपल है वो एक्सट्रीम पावर्टी की से नीचे है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा उनका जो पावर्टी रेट है। और वो बहुत ऐसे पीपल जो हमारे देखिए 36 ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जो पीपल है वो किस में सफ़र कर रहे हैं, सब पावर्टी के लिए, बिलो पावर्टी लाइन है। और आपको इंडिया का भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कितना है। देखिए जो हमारा 2011 का डेटा था उसमें जो रिपोर्ट आई थी और उसमें जो डाटा आया था उसमें हमने देखा था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें जो 12.4% पीपल है जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो कि बहुत बड़ा रेशो है हमारा। और जो इसकी पर कैपिटा जो इनकम थी वो बता रखा था कि अर्निंग जितनी है, यानी कि $1.90 थी। इसको अगर कन्वर्ट करते इंडियन रुपीज़ में तो 123 रुपीज़ है। ठीक है, तो यानी कि पर डे जो उनका है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये थी 2012 की रैंकिंग इंडिया की। और वर्ल्ड की भी मैंने आपको बता दिया है कि 36% जो पीपल है वो किस में है, एक्सट्रीम पावर्टी में रह रहे हैं। तो पावर्टी जो है वो बिग प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक ठीक है एक ऑब्स्टेकल बनी हुई है, और इसको रिमूव करना सबसे पहले इन्होंने गोल रखा है। और पावर्टी को रिमूव अब इन्होंने कुछ पॉइंट बता रखे हैं कि क्यों पावर्टी का मतलब क्या है। पावर्टी का मतलब ये नहीं है कि ओनली बेसिक नीड्स मिले, पावर्टी का मतलब उनको अच्छी हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, सब चीज़ें भी मिलनी चाहिए, भी इंक्लूड की गई है। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पावर्टी में हम फूड, शेल्टर देखते थे, बेसिक नेसेसिटीज़ देखते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो फैक्ट है वो भी हमने इंक्लूड किया है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें हमने ये फैक्टर जो पढ़े हैं वो हम लेके चलते हैं। उसके बाद पावर्टी के साथ जो इफ़ेक्ट है आप देखोगे, एजुकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पावर्टी होगी तो ना बच्चा वो एक्सेस कर सकेगा एजुकेशन, ना उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ना वो अगर हेल्थ अच्छी, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलेगा तो वो वर्किंग भी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में कम कर रहा होगा, तो इससे GDP हमारी कम आएगी। और इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्टैगनेंट यानी कि डिक्रीज़ होती जाएगी।
ठीक है। उसके बाद है रीजंस ऑफ पावर्टी। देखिए पावर्टी के जो रीजंस है वो क्या क्या होते हैं, लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोइंग इनइक्वालिटी, ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रेगाइल स्टेटहुड, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये रीजंस हैं जो हमारी पावर्टी में है, जो किस वजह से पावर्टी है। और आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हम विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी का कंसेप्ट जो दिया था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लो इनकम होती है और फिर से लो इनकम के कारण ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, जिसकी वजह से फिर से फर्दर इनकम जो उनकी रिड्यूस होती जाती है, तो उसमें वो फंसे रहते हैं। तो इसीलिए पावर्टी जो है, हमने सबसे पहले हमारा गोल सेट किया गया कि हमें अपनी पावर्टी इंडिया या ऑल ओवर इसको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा गोल है ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर का मोटो क्या है, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि हमें अपनी प्रोडक्शन को 2030 तक क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, मल न्यूट्रिशन जो है उसको रिमूव करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो जो इनकम हमारी इंडिया की जो फूड प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और हमारा 70% जो अभी भी पीपल ऑक्यूपाई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो उस पर इसीलिए हमने ये टारगेट सेट किया है कि डबल करनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी, और साथ साथ इनकम ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स की ये करनी है हमने, ये हमारा टारगेट सेट किया गया है। और इम्प्रूव करनी है लैंड एंड सोइल क्वालिटी, सोइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, ये टारगेट सेट किए गए हैं इसमें। एग्रीकल्चर ओनली, ये तो आपको इसमें डाटा है कि 43% देखोगे कि वुमेन पार्टिसिपेट हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। और इंडिया का देखोगे यानी जिसमें हमारा एशिया, इंडिया में ही है, अफ्रीका और एशिया में 50% से भी अबव जो है वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसलिए हमने ये टारगेट सेट किया है कि अगर हम फूड की प्रोडक्टिविटी को डबल कर दें और इसके साथ साथ हम इनकम ऑफ स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी हम क्या कर दें, इनकम डबल कर दें, तो इसके साथ साथ पावर्टी भी रिमूव हो जाएगी और हमारा जो ज़ीरो हंगर है वो भी हमारा गोल है अचीव हो सकता है। क्योंकि जो हमारी ये मल न्यूट्रिशन है वो बच्चे की ग्रोथ और उसकी फिज़िकली और मेंटली भी अफेक्ट करती है, तो इससे आगे जाके उसकी हमारी जो फिज़िकली प्रॉब्लम भी आएगी और वो ज़्यादातर अपनी एक्सेस नहीं कर सकेगा, कोई भी फैसिलिटी एजुकेशन या कोई भी नहीं ले पाएगा, और इससे वो पार्टिसिपेशन जो होगा वर्किंग में उसका भी वो कम होएगा। तो न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड की, और यहाँ पे इसलिए हमने ये जो टारगेट अचीव, सेकंड जो हमारा टारगेट है वो है ज़ीरो हंगर। उसके बाद थर्ड गोल है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल। यहाँ पे जो हमारा थर्ड गोल क्या किया है, इसका मोटो देख लेते हैं। इसका मोटो है एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। की सारी की जो पीपल है, कोई भी एज पे फैक्टर हो या किसी भी एज लेवल पे हो, उसका हमें हेल्दी और प्रमोट करना है उसकी वेल बीइंग में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा गोल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और रिड्यूस कर। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आपको पता होना चाहिए इंडिया की कितनी है, 69.16 ईयर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 69 ही हम इसको लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू 2017 के जो डाटा में है। और हाईएस्ट जो आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही है। लेकिन जो इस साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आई है रैंकिंग, वो आई है हांगकांग कंट्री, और कुछ सालों से पहले जापान ही आ रही थी। हांगकांग की देखोगे तो 85.29 जो है वो क्या है यहाँ पे एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि हांगकांग है नंबर 1 पे आया है। और सेकंड पे हमारा जापान है जो कि कुछ सालों से फर्स्ट रैंक पे आ रहा था, लेकिन इस साल हमारा हांगकांग है और जापान की है 85.03, यानी कि इनके कुछ ही पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है। और इंडिया की आपको पता है 69 ईयर्स है, तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ करनी होगी, रिड्यूस करना पड़ेगा चाइल्ड और मैटरनल मोरालिटी रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, एडोलेसेंस प्रेगनेंसी, और इंक्रीज़ करना होगा क्लीन वाटर, सैनिटेशन
और रिड्यूस मलेरिया ऐसी कोई डिसीज़ है उसको पोलियो फ्री, जैसे इंडिया हमारा बन चुका है। टीबी भी अब हमने इम्प्रूवमेंट कर ली। HIV अब थर्ड हमारा टारगेट है, HIV एड्स को भी हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि फ्री फ्रॉम करना है। उसके बाद है एक्सेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन और वैक्सीन प्रोवाइड करना है। हेल्थ देखोगे, हेल्थ सेक्टर अब देखोगे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है इंडिया का वो बहुत ही स्लो डाउन जा रहा है। और उसके बाद देखोगे कि इंक्लूड इसमें क्या करना है, जितने भी ट्रीटमेंट है जिसकी जो इंजरी से, इसमें हमने ये भी इंक्लूड किया है जो डेथ हो रही है हमारी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, तो उसको भी हमने क्या करना है, सेफली रूल मेंटेन करने हैं। कुछ ऐसे रूल और फॉलो करने हैं। ट्रैफिक रूल्स देखोगे आप इस साल जो आए थे, पिछले साल, वो बहुत ही इंक्रीज़ हो चुके हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये रूल किए गए ताकि जो लाइफ हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सके, जो हमारा टारगेट है गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर पीपल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एजुकेशन की, वो भी क्वालिटी की। इसका मोटो क्या है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी है, इसके साथ साथ क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं कि हमें जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी, क्वालिटी का यहाँ पे मतलब है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, एक्सेस करनी है एजुकेशन स्पेसिफिकली एंड प्राइमरी स्कूल्स लेवल को तो इंक्रीज़ करना ही है। हमारा जो स्पेशल जो मोटो है वो यही है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट तो मिल सके, और वो भी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ में। ठीक है, और आप देखोगे 103 मिलियन जो यूथ वर्ल्ड वाइड है वो अभी भी लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी स्किल से वंचित, यानी कि इतनी पॉपुलेशन जो अभी भी यूथ है वो अभी उनके पास बेसिक जो लिटरेसी है प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन भी नहीं है। और 60% ऑफ दोज आर, और उसमें से देखोगे तो 60% क्या है, हमारी वुमेन ही है। सो द गोल फॉर एंश्योर कि बाय 2030 ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ कम्पीट फ्री इक्विटेबल एंड क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमारा जो गोल है सेट किया गया है कि 2030 तक हमने अपना फ्री इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सब ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपको अब इसमें मैं कुछ करंट डेटा बताती हूँ। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो कौन सा है, टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो फर्स्ट हमारी इसमें कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, और सेकंड है जापान, थर्ड है साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कौन सी कंट्री टॉप में है, तो फिनलैंड है हमारी टॉप पे, सेकंड जापान, थर्ड साउथ कोरिया। अब इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 145 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में। ये जो यूनाइटेड नेशंस ने एक डाटा रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इंडिया की रैंकिंग है 145 है, और इससे आप देख सकते हो कि हमारी इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही डाउन है और बहुत ही कम है अदर कंट्रीज़ के साथ। और जो सितंबर 2018 में जो रिपोर्ट जारी की थी HDI जो इंडिकेटर UNDP रिपोर्ट हर साल करती है, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो क्या थी, 130 आउट ऑफ 189, यानी कि इम्प्रूव हो चुकी है हमारी कंट्री की रैंकिंग। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अब इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो फिफ्थ गोल है हमारा वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जो गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है उसमें क्या हो, इक्वालिटी हो, जो एक्सेस हो, वुमेन एम्पावरमेंट जो हो वो ज़्यादा इक्वल होनी चाहिए। जेंडर गैप हमेशा कितना और कम होना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो मोटो है वो क्या है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू UN जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट बट अब देखो ये फंडामेंटल राइट भी है और इसके साथ साथ ये ज़रूरी भी है हमारी कंट्री को पीसफुल, प्रोस्पेरस और सस्टेनेबल बनाने के लिए। और हमें क्या करना है, इसमें टारगेट सेट किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमें इसको ख़त्म करना है। वुमेंस और गर्ल्स के साथ जो हो रहा है उसको हमें जितना हो सके कम करना है। जैसे कि आप देखोगे हरियाणा में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे ये मोटो जो इसको वुमेंस और गर्ल्स को बढ़ाने के लिए किया है अभियान, जो हमारे इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, हरियाणा में जो सेक्स रेशो था बहुत ही हाई था, लो था, इसीलिए ये करे थे। ठीक है, और केरल इसमें नंबर 1 था। अब देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक जो करता है फॉर्म 2011 में, उसने इंडिया का जो रैंक था 113 था आउट ऑफ 135, यानी कि बहुत ही पीछे है हमारा इंडिया जो जेंडर इक्वालिटी गैप में भी। ठीक है, और 2013 में जो उसके बाद 2013 में इसकी इम्प्रूवमेंट हुई और ये 105 में आया 2013 में। और फिर उसके बाद जो लेटेस्ट जो इसका डाटा है 2019 में जो इसकी आई है रैंकिंग 100, यानी कि फिर से ये क्या हुआ, बढ़ गया। पहले क्या हुआ हमारा जो रैंकिंग था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 141 था। ठीक है, उसके बाद ये कम होके कितना आ गया 130, फिर उसके बाद ये फिर से बढ़ गया और कितना आ गया जो 2019 में 112, यानी कि जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। 2012 में 1 पॉइंट ये क्या होगी आगे पहुंच चुका है। उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड में जो आप देखोगे टॉप एजुकेशन सिस्टम जो जेंडर इक्वालिटी में टॉप कंट्री कौन सी है हमारी, आइसलैंड जो है वो टॉप 1 में है जेंडर इक्वालिटी में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है हमारा फिनलैंड। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपकी जिसके साथ जीके भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसकी ग्लोबल की रैंकिंग, वर्ल्ड की भी और इंडिया की प्रीवियस और करंट दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा आ जाता है गोल 6 गोल हमारा क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो अब देखोगे इसका मोटो क्या है, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। इसमें कितने टारगेट है, 8 टारगेट्स हैं और 11 इंडिकेटर्स हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं ये सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक टॉयलेट फ्रॉम डिसीज़, एनेबल सोसाइटी टू बी मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टॉयलेट जो है स्कूल एंड वर्किंग प्लेस में कंपलसरी कर दिए गए हैं और हर ऑफिस में ये होने चाहिए। ये हमारा टारगेट सेट किया गया। एंडिंग ओपन डिफेक्शन, ठीक है, खुले में शौच करना, तो ये भी इसको हमारा जो टारगेट है वो भी लिखा गया है। और प्रोवाइडिंग हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप एंड वाटर, ये प्रोवाइड की गई है। सेफली मैनेज एंड सैनिटेशन सर्विसेज, ये हमारे इसके क्या है टारगेट्स हैं। अब देखोगे कौन सी कंट्री जो है सैनिटेशन और क्लीन वाटर में नंबर 1 है, तो ये है ब्राज़ील, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, ये तो है मोस्ट फ्रेश वाटर जहाँ पे आता है। ओनली ब्राज़ील ऐसी कंट्री है जिसमें 12% ऑफ टोटल वाटर है इंडिया वर्ल्ड में वो फ्रेश वाटर आ रहा है, यानी कि इतना क्लीन वाटर है वो इसलिए क्योंकि वहाँ की सैनिटेशन अच्छी है, वहाँ के जो लोग हैं सफाई वगैरह में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें भी अपनी कंट्री को क्लीन वाटर सैनिटेशन रैंकिंग में ज़्यादा जाना है। आप देखोगे फर्स्ट जो इंडिया WHO ने ये रिपोर्ट जारी करता है और 2015 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसमें जो फर्स्ट जो कंट्री कौन सी आई थी क्लीन वाटर में, तो यूनाइटेड किंगडम आई थी। ठीक है, और स्कोर उसका रहा था आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100, यानी कि नंबर बेस्ट। उसके बाद UK, फिर सेकंड पे स्वीडन। अब देखेंगे एंड जो हमारा टारगेट नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। गोल 7 हमारा क्या है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, क्लीन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिन्यूएबल हो सकती है, जिसके लिए जो हमारे लिए नेचुरल के लिए हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, जैसे जियोथर्मल, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, ये हमारी क्या होती है क्लीन एनर्जी की टाइप्स होती है। देखोगे हमारे इंडिया में जो साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ एशिया है वहाँ पे क्या है जो सन रेज़ है वो ज़्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर हाई रहता है, तो हम सोलर पैनल से अपनी एनर्जी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारी रिन्यूएबल होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका मोटो क्या है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। और इसमें क्या क्या टारगेट सेट किए गए हैं,
अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड करना, इंक्रीज़ करना शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, इम्प्रूविंग करना एनर्जी की एफिशिएंसी, एनहांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मोर इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, ठीक है। अब देखोगे क्लीन एनर्जी में आजकल हमारा वर्ल्ड में लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है पर कैपिटा, तो आइसलैंड इस क्या आएगा टॉप में। आइसलैंड जो है वो क्लीन एनर्जी में नंबर 1 है, और जो उसकी प्रोडक्शन जो कर रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी में वो कर रहा है चाइना पावर में। और उसके बाद इंडिया जो देखोगे कि इंडिया जो आप देखोगे नाउ डेज, यानी कि लेटेस्ट बता रही हूँ आपको, पहले तो इंडिया की जो क्लीन एनर्जी थी उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही कम थी, लेकिन अब जो इसकी 2018 में जो रैंकिंग आई है, यानी कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर हो चुकी है, और इंडिया हमारी इकॉनमी बन चुकी है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हमने, और सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के लिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। तो इंडिया का भी आपको ध्यान रखना है, एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में, और आफ्टर द चिले कंट्री इंडिया ने टॉप किया क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में। कितनी कंट्रीज़ में से 400, ठीक है, 104 कंट्रीज़ में से इंडिया ने क्या किया है, टॉप किया है। और किस में, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, ना कि क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी में जो टॉप कंट्री है वो तो आइसलैंड ही है, लेकिन हमारी इंडिया भी हो सकती है, क्योंकि उसमें हम इन्वेस्टमेंट काफ़ी कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट काफ़ी की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है गोल 8, वो है हमारा क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क कि हमें काम अच्छा हो ताकि सभी अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके, प्रमोट करना है इसका जो मोटो है, प्रमोट सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए और साथ साथ सस्टेनेबल इंक्लूसिव भी होना चाहिए फॉर ऑल। तो डिसेंट वर्क की हम बात कर रहे हैं, डिसेंट वर्क की जो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे एफिशिएंसी के साथ, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हो सके। और हमारा इंडिया आपको पता है आजकल स्किल डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉलिसीज़ लॉन्च कर चुके हैं हमारा इंडिया। तो उस आप देख लेते हैं कि हमारी जो क्या इसमें सिनेरियो है। देखिए लीस्ट जो डेवलप कंट्रीज़ है इकोनॉमिक टारगेट सेट किया गया, उसमें उनको कम से कम बता रखा है कि 7% तो एनुअल जीडीपी प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। और हाइयर प्रोडक्टिविटी विल रिक्वायर डाइवर्स, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, ग्रोथ ऑफ एसएमई के साथ, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो इसकी तभी हमारी 7% एनुअल ग्रोथ हो सकती है जीडीपी में। और अगर हम क्या करें, एटलीस्ट बोला है यहाँ पे कि 7% तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और उसको हम डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जो भी अपनी हमारे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी से हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जीडीपी भी वो इंक्रीज़ होगी। और सेकंड हमारा जो गोल है वो क्या है, रिड्यूस करना है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और एस्टेब्लिश करना है पॉलिसी जो सस्टेनेबल हो। जैसे कि टूरिज़्म, देखोगे टूरिज़्म जो वर्ल्ड, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा अर्निंग सोर्स है और बहुत ज़्यादा ये जॉब क्रिएट करता है अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलप करना है। और टूरिज़्म डिपेंड किस पे करता है, आपके इन्वायरमेंट पे, आपके आसपास के कि कैसी आपकी कंट्री की सर्विसेज है, क्या आप उनको बचा के रखना है। जैसे हमारे इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो है उसको क्लीन रखना है, उनकी जो सर्विसेज है ताकि वो यहाँ पे आए और लोग अट्रैक्ट होए। तो ये सब तभी हम कर सकते हैं जब हम अपनी चीज़ों को, गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो ये सारे गोल्स आप देखोगे कि एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमने ये गोल सेटअप किए गए हैं जो 17 गोल्स हैं। और टूरिज़्म को इन्होंने सबसे मेन फोकस किया है कि टूरिज़्म को करो, और टूरिज़्म तभी होगा जब हेल्दी और इन्वायरमेंट प्रोवाइड हम करेंगे ताकि अट्रैक्ट हो फॉरेनर्स और कंट्री में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेंथिंग डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमें
कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, और एड प्रोवाइड करना पड़ेगा ट्रेड के लिए, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा कि उनको सहायता मिल सके कि वो ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्कीम्स है वो लॉन्च करनी पड़ेगी, टेक्निकल असिस्टेंट भी उनको देना पड़ेगा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी इकॉनमी को ग्रो कर सके। अब देख लेते हैं कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वर्ल्ड में वो कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में देखोगे 7.7 है, और इंडिया और जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कौन सी कंट्री है, बुर्किनिया है, और उसमें 77%। आप सोचते हो कि इंडिया में ही जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। कई कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें 77% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 100 जॉब में से 77 पीपल ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं है, जॉबलेस है। तो वहाँ पे भी और ऐसी सिचुएशन भी है। इंडिया फिर भी बहुत और कंट्रीज से काफ़ी बेटर है। बुर्किनिया इसका वो है कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वर्ल्ड में, ठीक है। और लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे है, तो नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजर में है, और वहाँ पे कितनी 0.4% है, यानी कि मोस्ट ऑफ सारे ही वहाँ पे जो यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है सारे ही जो एम्प्लॉयमेंट है। और आइडल रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है लेकिन आइडल अनएम्प्लॉयमेंट होनी भी ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3 to 4 पॉइंट के बीच होनी चाहिए। और ये यहाँ इस आइडल पे कौन सी रेशो है, वो यूएसए है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूएसए में आइडल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ है, जितनी भी साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 2018 की रैंकिंग में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और टॉप कंट्रीज़ जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा होती है, जीडीपी में अगर आप देखोगे तो टॉप ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ है हमारी, यूएस है, ठीक है, चाइना है, उसके बाद है जापान, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद है हमारा इंडिया, यानी कि इंडिया भी 5th रैंक पे है जीडीपी प्रोड्यूसर में अकॉर्डिंग टू द 2018 डाटा। और उन्होंने बोला भी था कि हमारा जर्मनी को क्या कर जाएगा, सरपास कर जाएगा, यानी कि जर्मनी को भी छोड़ जाएगा पीछे। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से आप देख सकते हो कि जीडीपी रैंकिंग हमारी कितनी सारी बहुत ही लो कर दी गई है, 0.1 पॉइंट कईयों के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अब हम इसको जीडीपी का और ये जो SDGs गोल हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कोविड-19 के जो कारण जो प्रॉब्लम्स आई है उसके गोल्स में जो रिडक्शंस हुई है वो भी हम एक वीडियो में नेक्स्ट कोई वीडियो में बना के पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कोविड-19 का जो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस SDGs गोल में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आगे नेक्स्ट जो अभी देखोगे मैन्युफैक्चरिंग जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सबसे हाईएस्ट मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे ज़्यादा हमें अपनी कंट्री को फोकस किस पे करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे करना चाहिए। 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है वो किस पे होना चाहिए, जो प्रोडक्शन जो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात देखेंगे तो वहाँ पे 10% ही है, यानी कि बहुत ही कम है। तो इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो 10th हमारा गोल है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, डिसेंट वर्क के बाद हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारा जो है इनोवेशन, गोल 9 हमने डिस्कस करना भूल गए। गोल 9 है हमारा इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें हमने देखे, इसमें जो मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। तो इसका जो मोटो है बिल्ड रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्टर इनोवेशन। इन्होंने भी क्या किया, इनोवेशन में सबसे ज़्यादा फोर्स किया है, ठीक है। आप देखोगे कि हमारा जो बेस्ट हाईएस्ट रैंकिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कौन सी है, जर्मनी। यानी कि जर्मनी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो क्या है, नंबर 1 रही है, ठीक है। और उसके बाद जापान है, फिर स्वीडन है। चाइना की क्या रैंकिंग है, चाइना की रैंकिंग है 26 और इंडिया की रैंकिंग कितनी है 44 पोजीशन पे है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम ये कितनी रैंकिंग है 160 कंट्रीज़ के बीच रैंकिंग की गई थी, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन टेक्नोलॉजी में फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री है,
इनोवेशन, या उसमें हमारी जो कंट्री है टॉप में रही है जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जर्मनी, फिर उसके बाद है साउथ कोरिया, फिर उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, सिंगापुर। उसके बाद इंडिया की देखोगे इनोवेशन में रैंकिंग क्या है, 2014 में जो इसकी रैंकिंग थी, और उसके बाद 2018 की, फिर उसके बाद 2019 की। ये मैं तीनों की रैंकिंग आपको बता देती हूँ कि जो इनोवेशन में हमारी रैंकिंग क्या रही है इंडिया की। तो 2014 में 81 पोजीशन पे था, फिर 2018 में 77 पोजीशन में रहा है, फिर 19 में जो इसकी 52, यानी कि इनोवेशन में हमारी कंट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, जो रैंकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके बाद हम बढ़े, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी यही है कि यहाँ पे हमारा 52 रैंक पे है। उसके बाद आज जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट गोल हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। बाकी के 7 गोल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। और भी उसके साथ मैं इंडिया का बताऊंगी कि इंडिया के साथ SDGs के साथ और डिटेल में कि कौन कौन से टारगेट, कौन कौन से इन्होंने सेट किए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई है, कौन सी कंट्री की इंडिया में कौन सी स्टेट नंबर 1 पे है, कौन सी नहीं। अब यहाँ तो हम ग्लोबली देख रहे हैं कि कौन सी इंडिया की रैंकिंग क्या है और ग्लोबल में क्या रैंकिंग है, कौन सी कंट्री है, लेकिन जो अब हमें इंडिया में भी पढ़ना है कि इंडिया में कौन सी स्टेट यूटी है जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है SDGs में, और कितनी परफॉर्मेंस, कितनी इनकी रैंकिंग है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो 7 गोल है वो मैं आपको इंडिया के SDGs के साथ पढ़ाऊँगी। अब जो लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इसका मोटो क्या है, रिड्यूस इनकम इक्वालिटी विद अमंग द कंट्रीज़, ठीक है। कि कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी क्या होती है कि जो रिच एंड पुअर का पीपल का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, यानी कि रिचर बिकम्स रिच और पुअर्स बिकम पुअर होते जाते हैं। और आप देखोगे इंडिया में इनइक्वालिटी जो हमारी है बहुत ही ज़्यादा है और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी इंडिया में टाटा, बिरला, अंबानी, इन्हीं के पास जितना शेयर है इनकम का बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्यू पावर है जो हैंड में है, इकोनॉमिकली जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों के बीच है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या प्रमोट करती हैं, इनइक्वालिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो इसको भी हमने करना है। इसको हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ को हम शेयर्ड प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं। ये हेल्प करती है रिडक्शन पावर्टी में और रेलिवेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि और सारी कंट्रीज़ के लिए। इसके लिए टारगेट क्या किया गया, 3% कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस वाज एस्टेब्लिश फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, कि जो भी उसकी मतलब जो माइग्रेट वर्कर्स होते हैं वो उनके लिए रेमिटीज़ लगती है, उनकी हर चीज़ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में, तो उसको कॉस्ट को कम करना है, यानी कि 3% रखा है, एक फ़िक्स्ड कॉस्ट कर दी गई है। अब देखते हैं रिड्यूस हाईएस्ट इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड किस में है। तो हाईएस्ट इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड है साउथ अफ्रीका में। देखो जो कंट्री ज़्यादा पुअर होती है वहाँ पे क्या होता है, इनक्वालिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जहाँ पे रिच एंड पुअर पीपल का गैप भी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साउथ अफ्रीका हमारी हाईएस्ट इनक्वालिटी है। अब ये रिलीज़ कौन करता है, हमारा वर्ल्ड बैंक है जो ये रिपोर्ट करता है इनक्वालिटीज़ को लेके, और ये गिनी कोफिशिएंट के थ्रू ये रैंकिंग निकालता है। और सेकंड नंबर पे हमारा चाइना है, ठीक है। सेकंड नंबर, फर्स्ट तो आ गया साउथ अफ्रीका, सेकंड आ गया चाइना, थर्ड हमारा आ गया इंडिया। तो देखो इंडिया इसमें तो थर्ड आ गया, जबकि आना नहीं चाहिए। तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे वर्स्ट है। तो लोएस्ट आप देखोगे, अब देख लेते हैं लोएस्ट ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी इनक्वालिटी कम है। तो वो है यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवेनिया, ये कंट्रीज़ है। स्लोवेनिया, ये कंट्रीज़ में हमारी क्या है 25% ही है जो इनक्वालिटीज़ है, ठीक है। उनका गिनी कोफिशिएंट 25.40 है, तो बहुत ही लो है। और हाईएस्ट आपको ध्यान रखनी है, लोएस्ट याद रखनी है। हाईएस्ट आपको मैंने बता दी साउथ अफ्रीका फर्स्ट पे, फिर चाइना, फिर इंडिया हमारा थर्ड पे, और लोएस्ट हमारा यूक्रेन, बेलारूस, स्लोवेनिया थर्ड, ये हमारी 3 कंट्री लोएस्ट में है। अब हाईएस्ट इनइक्वालिटी अगर इंडिया में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी हमारी किस में, महाराष्ट्र में। अगर हम बात करते हैं इंडिया में इनइक्वालिटीज़ हाईएस्ट किस में है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है सेकंड पे आ जाता है तमिलनाडु, और लोएस्ट अगर पूछ ले तो कौन सी है, बिहार और असम। बिहार और असम में लोएस्ट इनक्वालिटी है और हाईएस्ट है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो मैंने आपको इसमें रैंकिंग ग्लोबल वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करके इंडिया का बताया है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है और इसके लिए क्या गोल सेटअप किए गए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 गोल जो डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गोल्स जो है रह गए 7 गोल्स, और विद इंडिया के साथ हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।